अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया जिशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्यासरा। नाजरीन, कल वजीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा माली साल के लिए 35 खरब 91 अरब रुपए हुजम का बजट पेश किया। अपोजिशन कह रही है कि अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया इस बजट में, महंगाई का तूफान आएगा और हुकूमती अरकान हस्बे मामूल से अवाम दोस्त बजट ही कह रहे हैं। अपोजिशन और सरकारी मुलाजमीन ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है कि सेल्स टैक्स में इजाफे से रोजमर्रा की अशिया महंगी होने का इम्कान है। तनख्वाहदार तबका भी नाराज है और तलबा भी परेशान क्योंकि तालीम पर भी टैक्स लग गया है। क्या ये बजट आवाम के लिए है? आप आज हमें कॉल कीजिए और बताएं कि ये बजट कैसा है। बजट में आवाम को यानी आपको रिलीफ मिला है या आइंदा महंगाई के सुनामी का सामना है? इस पर आज आप हमें कॉल कीजिए। और साथ ही हम बात करेंगे कि अकबर बुगटी कत्ल केस में मुशर्रफ की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं। मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए कोयटा पुलिस इस्लामाबाद पहुंच गई है। इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा की अदालत में बुगटी कत्ल केस में मुशर्रफ का जुडिशल रिमांड होगा। इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे साथ ही शहंशाह गजल मेहंदी हसन का, जिनकी आज पहली बरसी है। इस पर कुछ बात करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कनाडा में एक खातून को बिल्ली रखना कैसे महंगा पड़ गया। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे काई साहब और क्लासर साहब से। जी काई साहब। शाजी, आगाज़ में मैं बात करूंगा एक और तहकीकात शुरू हुई है जो ETPB जो एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन थे जनाब आसिफ हाशमी साहब, और वो दुबई में हैं। उन पर FIA ने उन्होंने तलब किया है और उन्होंने जवाब जो रिटर्न दिया है उस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। 1 बिलियन रुपए के नुकसान का इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है। इससे पहले पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी दो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनसे तकरीबन कोई 900 मिलियन से ज़ायद रकम रिकवर की थी, तो वो उन्हें भी बुलाया जाए। तो ये क्या केस है इस पर हम बात करेंगे। और फिर 2 मैंने इंटरनेशनल हवाले से न्यूज़ आज सिलेक्ट किए हैं। एक तो तुर्की के उर्दगान ने ये आज कहा है कि 24 घंटों में वो कुचल के रख देंगे जो मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये क्या है और ये सिचुएशन क्या यूरोप में डेवलप हो रही है और ये उनका माइंड सेट क्या है? 3 दफ़ा इलेक्ट होने के बाद लगता है कि वो खासे इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, जो ये लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प खबर आज यानी कल मुअम्मर तरीन आदमी दुनिया का इस दुनिया से रुखसत हुआ। उसकी 116 साल के करीब उम्र थी। दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी ज़िंदगी में 4 शहनशाहों और 61 प्राइम मिनिस्टर्स को भुगता। उसकी क्या कहानी है और उसने क्या बताया कि उसकी ज़िंदगी इतनी तवील क्यों थी और क्या उसमें हमारे लिए सबक है, इस पर बात करें। एक और आम खबर हमने अपने नाज़रीन से शेयर करनी है आज के। हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर ने भारत में अपने चचा के इलाज पर कितने पैसे खर्च किए और इसके अलावा किसने किस पर कितने पैसे खर्च किए। इस खास खबर को हमारे साथ शेयर करेंगे आज रऊफ क्लासर साहब। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात होगी। अब चलते हैं क्लासर साहब के पास और उनसे आज की खबरें लेते हैं। जी क्लासर साहब। जी शाजिया, जो मेन स्कैंडल या स्टोरीज थी वो तो आज आपने अपने क्रेडिट पे लेके ब्रेक कर ही दी है। कल यहाँ पे जब बजट पेश हुआ है तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि एक तरह के खुफिया रखे जाते हैं, छुपाने की कोशिश की जाती है कि जो बजट में अदायगियाँ मंजूर नहीं होती और जो खर्चे किए जाते हैं उनकी आज हम डिटेल देंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब आप उनकी डिटेल आप सुनेंगे कि किस मुल्क से बैरून मुल्क इलाज करवाया है, कितने उस पर पैसे खर्च हुए हैं, ऐवान सदर में या वज़ीर आज़म हाउस में कितने इन्होंने करोड़ों रुपए के एंटरटेनमेंट के खर्चे हुए हैं, कितने वहाँ पे तहफ़ ख़रीदे गए हैं, कितने गाड़ियाँ ली हैं, जो लूट मार की गई पिछले 1 साल में, उसकी हम आज आपको डिटेल शेयर करेंगे कि पाकिस्तान कहते हैं बड़ा गरीब लोगों का मुल्क है। कल नए इन्होंने यहाँ पे टैक्सेशन की है। जी। आप टैक्स तो ले रहे हैं और जिस तरह टैक्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है पिछले 1 साल में, उसकी खुफिया डिटेल्स आज हम आपके सामने लेके आएंगे। और जैसे आपने मेंशन किया, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर जो है कि वो मेरा ख्याल हिना रबानी खर साहबा के हवाले से, जिन्होंने अपने चचा जो हैं उनके भारत में इलाज पे कुछ लाखों रुपए खर्च करवाए, फॉरेन ऑफिस ने पेमेंट की है, उसकी हम आपको पूरी डिटेल देंगे। भारत के किस शहर में किस चीज़ का उनका इलाज कराया गया था, जिसकी अदायगी जो है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स ने की है और फॉरेन ऑफिस के बजट में से वो पेमेंट की गई है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ कल के बजट की बात कर ली जाए। काई साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता था, इससे अच्छा आवाम दोस्त बजट हो ही नहीं सकता था। नहीं, ये तो इसको तो आप कंट्रोवर्ट कर सकते हैं, इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इससे इतफाक भी कर सकते हैं, मगर ये जो अपोजिशन ने जो आज ऐलान किया है, जो 5 बजट हमने देखे, पहली बात तो शाजिया ये है, इस पे तो बाद में आते हैं, हम ये देखते हैं। इससे जाहिर है इसमें महंगाई बढ़ेगी, ये बताया नहीं गया, 17% उन्होंने कर दिया। मगर कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून का कोई अपना बंदा तो था जो बजट पेश करता रहा। ये तो सारे साबिक जो हैं मुलाजमीन या हालिया मुलाजमीन जो हैं
वर्ल्ड बैंक के, उनसे उन्होंने तो अबंडन कर दिया था। ठीक है, मगर अगर इस तरफ भी हम आते हैं तो यकीनन वो लोगों को पड़ेगा। आज भी बिजली जो है तकरीबन 74 पैसे उसको हो चुकी है और ये 6 रुपए तक महंगी होनी है। अब ये इन्होंने जो तस्वीर हमें पेश की है, जो कि गलत भी नहीं थी कि जी ये बिल्कुल एक इकानमी खंडर की सूरत में हमें मिली है। अब ये पैसे निकाल रहे, मुख्तलिफ मदों में निकालेंगे, मगर एक दो बातें, मसलन ये इन्होंने कर्ज हसना देने की बात की है। ये आखिरी तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की जिसमें उन्होंने कहा था, तो वो एक तरह से उन्होंने वो जो बैलेंस किया कि जी उनका वादा है कि जी अगर ये लेकिन ये ऐसे ना हो कि जिस तरीके से हम पहले इन स्कीमों का अशर देख चुके हैं, क्या उन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ये अलग बात है। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने बहुत सेल्स टैक्स में तकरीबन 50 बिलियन या 40-50 बिलियन इनको एक्स्ट्रा ये लेंगे। तालीम पर जैसे आपने बताया कि आप बच्चों पर टैक्स लग गया है, जो आपका स्टेशनरी जो है, कॉपी, हर ये चीज सब कुछ महंगा हो जाएगा, महंगी होगी, बिल्कुल ऐसे इन्फ्लेशन होगी। लेकिन ये है कि ये जो पैसे हैं, क्या ये लेने के बाद बिजली आएगी? हाँ। अब देखें पैसे तो वो ये सब कुछ इसका मतलब बिजली के लिए किया गया, जितने भी टैक्स आप उनसे लोगों से रिसीव करेंगे। 8% डेफिसिट है। हाँ। जो कि तारीख में एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। और इसमें हम ये परसों हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जो बात मुझे कोट करते होते हैं क्लास साहब, हु वुड फुट द बिल, जाहिर है अवाम इस मुल्क के फुट कर रहे हैं बिल, लेकिन इस बिल को फुट करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? क्या ये बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? अभी तक तो कोई डेट हमें नहीं दी गई। सही। अच्छा क्लासा साहब, बिजली, चीनी, घी, ये सब जो रोजमर्रा आम इस्तेमाल की अशियाएं हैं, जब आप ये महंगी कर देते हैं तो अवाम दोस्त बजट कैसा, फिर अवाम को रिलीफ देना कैसा? ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान के लोग क्योंकि बरह रास्त या टैक्स देने का कल्चर नहीं है, टैक्स वही दे रहे हैं जिनसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, अपनी खुशी से तो कोई नहीं दे रहा। और जिस तरह के कल हम आपसे डिटेल भी शेयर करेंगे और मुझे दुख भी होगा वो डिटेल शेयर करते, क्योंकि लोग इससे डिस्करेज होंगे। वो जो अभी ये कोई टैक्स दे भी रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल अफसुर्दा होंगे कि हमारा पैसा किन किन चीज़ों पे और किस किस माद में किन लोगों पे खर्च हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ देखने वाले कि हुकूमत के पास जो पॉपुलर स्टेप रह जाते हैं, जिसे कोई अवाम आप कह सकते हैं लोगों को ये लगता है शायद हमारी जेबों से पैसा नहीं जा रहा, वो है आपकी इनडायरेक्ट आपकी टैक्सेशन है। वो इसी तरह के करते हैं कि आप उस बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, लोगों को फील होता है शायद मैं अपनी जेब से पैसे हुकूमत को कम से कम नहीं दे रहा, पेट्रोल खरीद रहा हूँ, बिजली खरीद रहा हूँ। या आप आके जिस तरह की मैयज़ आपने अभी आपने बताई है कि ये किन किन चीज़ों को इसमें महंगा किया है। ये टैक्स देने में कोई लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, ये मसला दुनिया भर में होता है, टैक्स नहीं देंगे रियासत नहीं चलेगी। लेकिन असल जो चीज़ है, जो टैक्स का पैसा जो काजी साहब बात कर रहे थे अभी, वो किस चीज़ पे आप उसको स्पेंडिंग कर रहे हैं। मसला इसमें बहुत सारी आप कह सकते हैं रिश्वतें रखी गई हैं, दावे तो बड़े कर रहे हैं कि हम इसमें वो लेके आ रहे हैं। इनमें डेवलपमेंट फंड की जो एक सियासी एक वबा फैली हुई है, जिसको आपने करप्शन के तौर पर यूज़ करते हैं, जो आपके सियासी शिकरे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आप उनका मुंह बंद करने के लिए जो करोड़ों रुपए फंड देते हैं वो इन्होंने इसमें जारी रखे हुए हैं। ऐसे कर्जा हंसना आपने 5 अरब रुपए के करीब की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह का आप वो कर रहे हैं, सियासी ब्राइब कर रहे हैं लोगों को। इससे कोई 18 करोड़ लोगों में कोई इससे कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आने वाली। आप अपने जो आपके लोग हैं, फेवरेटिज हैं, उसमें आप फिर देखेंगे कुछ MNAs का शेयर मिलेगा, फिर कोई MPA को कोटा मिल जाएगा, आप बंदे रिकमेंड करें किसको, ये भी मैं इसको समझता हूँ ब्राइब के तौर पर लिया जाएगा। अच्छा सेम ऐसे अब लैपटॉप स्कीम वगैरह ला के आ रहे हैं, उसके लिए खासी अमाउंट आपने रखी है, आपका टैक्स पे का पैसा, फिर ये देखना होगा उसकी यूटिलिटी आप आके कैसे करेंगे। अच्छी चीज़ इसमें हुई है मेरा ख्याल है, 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक जिन्होंने कहा जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनको आप पैसे देंगे, 10,000 तक की बात की गई है। एक नुकता जो बैंक्स के और अकाउंट्स के हवाले से है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इसमें तनख्वाहदार तबके को जो है वो नजरअंदाज किया गया, और खासतौर पर मजदूर की तनख्वाह का कम से कम 15,000 रुपए नारा लगाने वाले मजदूर के हवाले से उनके हक के लिए कोई बात नहीं कर सके, क्यों? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रहीम यार खान से एक कॉलर है, मोहम्मद अली। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैम छोटा सा एक सवाल करूंगा रऊफ साहब से भी और काजी साहब से भी। सर आपकी तवज्जो से गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि जो बजट पेश कर दिया ना आपने, बेहतरीन बजट पेश कर दिया। अब आपकी जो कमोडिटी की जो प्राइसेस फिक्स हो रही है बजट के बाद, इसको 365 दिन तक जरा फिक्स करके तो दिखाएं कि आप किसी भी कमोडिटी के अंदर प्राइस को हाई ना होने दें। ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी जमहूरियत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल था जी। क्लासा साहब, मेंटेन रख पाएगी हुकूमत इन कीमतों को, या हर महीने नया बजट आता है यहाँ पे? तो जब पाकिस्तान में जब यहाँ पे फौजी हुकूमतें आती है तो कुछ इन सियासी ये लोगों के लिए आप कह सकते आसानियाँ पैदा कर जाती हैं, कुछ ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस
करके जाती हैं जो हमारे ये पॉलिटिशियन नहीं कर सकते। ये शौकत अजीज साहब आए थे, उन्होंने एक काम किया था जिसके बाद जो ये हमारे कॉलर साहब का फ़ोन था तो इनकी बात पक्की नहीं रह सकी। इन्होंने डीरेगुलेट कर दिया था प्राइसेस, पर्टिकुलर जो ऑयल की प्राइसेस है। आपने आलमी मार्केट के साथ सब कुछ लिंक कर दिया। आपने हमें फैसिलिटीज़ तो आलमी मार्केट की नहीं दी, जो सिविलाइज्ड मुल्कों के वहाँ पे आपका लिविंग स्टाइल है या आपको बेनिफिट्स हैं या आपको वहाँ फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो तो नहीं मिली, लेकिन आपने ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डीरेगुलेट कर दिए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाएंगी तो आपकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अगर नीचे जाती है तो बड़ी मुश्किल से नीचे आती हैं। आपका प्राइस का जो उस पर इम्पैक्ट आता है, महंगाई जिसकी वो बात कर रहे थे, वो आपका ज़्यादातर आपका ऑयल बिल से उसका ताल्लुक है और ये कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगी। अगले हफ्ते कीमतें बढ़ जाएंगी, जो ही अगर आपका डॉलर ऊपर नीचे होगा तो भी प्राइसेस आपकी इंपैक्ट करेंगी। आपके इंटरनेशनल मार्केट में वहाँ पे अपसेट होंगे प्राइसेस, वो भी आपको इंपैक्ट करेंगी। इसलिए जो इनका सवाल है 365 दिन बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ 2 हफ्ते के लिए नहीं कर सकेंगे ये। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, जैसे आप कहते हैं ना सप्लाई साइड इकोनॉमी, ये जिस इकोनॉमिक मॉडल में हम रहते हैं, इस इकोनॉमिक मॉडल में राइट्स हैं सिर्फ सप्लाई साइड वालों के, पैदा करने वालों के, बेचने वालों के, डिस्ट्रीब्यूट करने वालों के, और जिसकी वजह से ये पूरा मॉडल दुनिया में बैठ गया है, जिसमें मैं अक्सर आपसे बात भी करता रहता हूं। उसकी वजह क्या है कि आपकी जो तलब की साइड है, यानी जो आम आदमी जो खरीदने वाला है, उसकी राइट्स की कहीं कोई कहानी नहीं है। यही वजह है कि आज यूरोप, अमेरिका और हर जगह लोग सरापा एहतजाज है। और दूसरी बात यह कि ये जो बात करें ना 2 रजीम्स, पूरे IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत शौकत अजीज साहब इस दो रजीम्स थी IMF रिफॉर्म्स की, वो जो इंप्लीमेंट करके गए हैं, उनको रियासत को टेलर किया है, उन्होंने इस अंदाज में तब्दील किया गया। ये पूरी आलमी सतह पे हुआ था कि अब यहां मफादात उनके हैं जो आके थोकिए यहां बैठे हुए हैं या प्रोड्यूसर यहां आके बैठे हुए हैं, तो ये इन लोगों के हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है। इसलिए मैंने एक बात तो कही ना, कुछ तो हमें कि जी इनका बजट पेश करने वाले कम से कम कोई मकामी बैकग्राउंड वाले तो लोग हैं, वरना पिछली गवर्नमेंट जो आज एहतजाज कर रहे हैं कि वो कहां थे, उन्होंने 5 साल में क्या किया, उन्होंने हर साल क्या दिया। एक तो कॉलर है, लेकिन एक बात और भी है, इन्होंने जो एक और मेजर की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर 10 लाख से ज्यादा जो अकाउंट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, अब वो बैंक्स बाउंड होंगे कि वो FBR को इतला करें उसकी। अच्छा, अब ये मेजर तो है, लेकिन अब कानून तो कानून है, अगर तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं सबके लिए या फिर आप उसे इस्तेमाल करते हैं किसी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए और खुद सिलेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। एक कॉलर है कनाडा से, रिजवान भट्टी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप सब, आप तीनों को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम करने का मुबारकबाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन अभी जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ये किस मुंह से स्ट्राइक पे जा रहे हैं? इनको अपने आप पे भी देखना चाहिए पहले कि मतलब इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, जो प्रॉफिट कमा के गवर्नमेंट को दे रहा है, और फिर ये अपने आप को बोले कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा के देख ले, PIA उठा के देख ले, स्टील मिल उठा के देख ले, कोई भी सरकारी मुलाजमीन अपना मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। रिश्वत ये लोग लेते हैं, इनके डिपार्टमेंट में चले जाओ, काम ये लोग टाइम पर करके नहीं देते। ठीक है, और ये बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल सही कह रहे रिजवान असल जी। में जो पिछले दौर में 125% तक इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं सरकारी मुलाजमों की, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है इन्होंने इस आके। ये बात ठीक कर रहे हैं कि जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मगर इतना मैं जरूर अर्ज कर दूं, एक डिस्टिंक्शन कर लें। सरकारी मुलाजमों में PNs भी आते हैं, क्लर्क्स भी आते हैं, वो गरीब लोग भी आते हैं, वो जो 2-3 हज़ार रुपया लेके जो पढ़ा रहे हैं इन प्राइमरी स्कूलों में, वो 19 और 21 या 20वें ग्रेड के वो लोग नहीं, सरकारी मुलाजमीन जो स्टील बिल को बर्बाद करते हैं, जो PIA का बेड़ा गर्क करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ये क्लासेस सब इसके साथ अपनी खबर भी आप हमारे साथ शेयर कर लें। अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, इतना टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता है फिर आखिर वो खर्च कहाँ होता है। जिस तरह आपने बताया कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने किस तरह भारत में अपने चचा के इलाज पर पैसे खर्च किए। जी शाहजा, कल यहाँ पे एक बड़ी उसमें डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं बजट के, उसमें बहुत सारे खौफनाक किस्म के, मैं को खौफनाक सनसनीखेज मैं इंकशाफात कहूँगा जो ये बजट में आए हैं। और मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम को पता चलना चाहिए कि जहाँ पे टैक्स हमसे इकट्ठा किया जा रहा है, और अभी मैं देख रहा था जो उनका बयान भी चल रहा था यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब का कि अवाम के लिए बजट में कुछ नहीं रखा। तो फिर खुर्शीद साहब की हुकूमत ने भी जो बच्चा खुचा था वो भी खाया है इन्होंने, जो उसकी डिटेल आई है। इनको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहते हैं, बेसिकली बजट में अप्रूव नहीं होती। जो अभी बजट होगा इसके बाद जो आपके अखराजात होते हैं, आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स करके लेते रहते हैं, उसकी अप्रूवल लेते हैं फिर जाके। आज हमने बल्कि रोज़नामा दुनिया में मेरा ख्याल रावलपिंडी एडिशन में बहुत बड़ी स्टोरी भी फाइल की है, उसमें जो अमाउंट्स आई हैं वो मेरा ख्याल लोगों को हिला देने के लिए काफ़ी होंगी। सबसे बड़ा जो स्कैंडल मैं समझता हूँ, और मुझे नहीं तवक्को थी इस तरह की चीज़ होगी, कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर जो थी हिना रब्बानी खान साहबा, इनके चचा हैं अरबी खान साहब।
तो उनका इलाज इन्होंने चेन्नई, भारत का शहर है, मद्रास की उनकी रियासत है, वहाँ पे चेन्नई शहर है, उसके हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, जिस पे 4.7 मिलियन रुपीज़ के जो अखराजात हुए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे, वो फॉरेन ऑफिस ने अदा किए हैं और फॉरेन ऑफिस के बजट में से दिए गए हैं। और उनका अनफॉर्चुनेटली अरबी खार साहब की डेथ भी हो गई थी कि 2-1 महीने पहले। एक तो ये है, ऐसे बैरिस्टर कौसर साहब थे, गवर्नर थे KPK के, उनके लंदन के इलाज पे 54 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अच्छा। ऐसे ही हम देखते हैं कि सलमान फरूकी साहब ऐवान सदर में बैठे हुए हैं और सदर जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं। हाँ, उनकी मिसेज के बैरून मुल्क इलाज पे 22 लाख रुपए हैं। ऐसे जवेद नूर साहब थे, DGIB थे, 1 करोड़ रुपया उनके इलाज पे खर्च हुआ है। मलाला यूसुफजई के इलाज पे, जो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ज़रूरी था और होना भी चाहिए था, उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा एक जुल्म भी हुआ, उसके इलाज पर उसकी फैमिली के स्टे पे UK में 4 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए हैं। ये आपको मैं इसके बाद जो गाड़ियां खरीदी गई हैं वो उनका मैं आपको क्या डिटेल बताऊं कि मोस्टली 2 से 3 अरब रुपए की गाड़ियां 1 साल में खरीदी हैं, नैब ने खरीदी हैं। इसके बाद आपकी कबीना ने खरीदी हैं गाड़ियां के नए वजीर आ रहे हैं, हमने उनको देनी है। 20 करोड़ की उन्होंने खरीदी हैं, 9 करोड़ की नैब ने खरीदी हैं, लॉ मिनिस्ट्री ने 10 करोड़ के ये करीब अपने अफसरों के लिए खरीदी हैं। अफसरों के लिए कहने वजीरों का TADA जो था 1.5 करोड़ रुपया 1 साल में TADA इनको फराम किया गया है। आपके वजीर ऐवान सदर का जो बजट था वो खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा जी हमें आप मजीद 10 करोड़ रुपया दें, उनको 10 करोड़ रुपया उनको दिया गया। उसके बाद ये वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा जी कि मेरे अखराजात ज़्यादा हो गए तो मुझे पैसे दें, 30 करोड़ रुपया उनको उनके बजट से ज़्यादा दिया गया। ऐसे ही ऐवान सदर में एंटरटेनमेंट था, जो लोग आते हैं, चाय, खाना, पानी, आपके तहफ़ वगैरह वहाँ पेश किए जाते हैं, तो उसके लिए अलहदा उन्होंने वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया। सबसे ज़्यादा पैसे जो खर्च किए हैं उस पर, ये तहफ़ पे, मेहमान नवाजी पे राजा परवेज अशरफ साहब ने किए हैं, जो इनका 15 मिलियन रुपीज़ के करीब बनता है। इस तरह की डिटेल्स हैं बजट में। अच्छा, इन्होंने फिर अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे जो ज़्यादा इनके फेवरेट थे, उनको बैरून मुल्क तैनातियाँ देने के लिए इन्होंने नई पोस्टें क्रिएट की। उन नई पोस्टों पर इनके करोड़ों रुपए के अखराजात हुए। अच्छा, पेट्रोल के बिल्स हैं, ये जो VIPs ये मूवमेंट होते हैं, जो आप इनके साथ गाड़ियाँ देखते हैं, हूटर देखते हैं, उनके पेट्रोल बिल की बात बता रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया उनका बिल आया है पेट्रोल का। ये मुख्तलिफ जो इनके VIP इनके साथ एस्कॉर्ट इनके चलते रहते हैं। ऐसे एक दरगाह के मुतवल्ली साहब हैं गुजर खान साहब के, उनको 30 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट की गई है। इस तरह के जो अखराजात की डिटेल्स। अच्छा, ऐसे आप देखें अफगानिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स ये शुरू किए हैं, हॉस्पिटल बना के दे रहे हैं, स्कूल बना के दे रहे हैं, उन पे ज़्यादा 50 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्होंने जाके अवाम को बिजली देने के लिए क्लासर साहब इनके पास पैसे नहीं है, कंपनियों को देने के लिए पैसे नहीं है, अवाम को सहूलियात देने के लिए कायद साहब इनके पास पैसे नहीं है। जब अवाम के टैक्स का पैसा इन कामों पर खर्च होगा तो अवाम तो चीखेंगे। जाहिर है, ये इसमें ये जो आपको नजर आती है ना, हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं कि एक तरफ तो हम जो है अभी बैगिंग बाउल लेके निकल पड़ेंगे और हम लेके आएंगे, अच्छा कर्जे ये लेंगे, गलत इस्तेमाल ये करेंगे, हाँ देंगे हम। इसी तरीके से वही फिर क्लासर साहब कहते हैं फुट द बिल। तो ये ही निज़ाम है जो इन क्वेश्चन है, और इसी हवाले से अब लोग देख भी रहे थे। मगर चलें, हम ये भी कहते हैं अब ये जो पैसे वगैरह निकाल रहे हैं, क्या ये सही खर्च होंगे? ये बिजली का निज़ाम हमें ठीक कर देंगे, या 18 से 20 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही है क्या वो खत्म होगी या नहीं होगी? ये तो अब देखें ना, ये जो बोझ डाल दिए वो तो डाल दिया इन्होंने ना, अभी उस पर कोई रिएक्शन आता है नहीं आता, ये बात की बात। पूछने वाला कोई नहीं कि अवाम के टैक्सों का पैसा ये वापस कैसे करेंगे, कहाँ गया ये सारा पैसा, वापस नहीं आ सकता। आपको शाहजहां कुछ अभी डिटेल रह गई थी, मेरा ख्याल है लोगों को पता चलने चाहिए कि पैसे कहाँ का। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब के लिए स्टील कैमरे खरीदे गए, उस पर 15 लाख रुपए के स्टील कैमरे खरीदे गए कि राजा परवेज अशरफ साहब के फोटो सेशन करने। हमने जरा देखते हैं कि इस मुल्क का जो आप टैक्स की बात करते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए नहीं देते। आगे सुने जरा, इस पे ये जो कमीशन बनाया गया था, लाल मस्जिद का कमीशन बनाया गया, 70 लाख रुपए लाल ये मस्जिद कमीशन पे खर्च हुआ है। इसके बाद यहाँ पे शोएब सटल साहब का कमीशन बनाया गया था, जिसका काम था आपको याद होगा, एक ये मलिक रियाज और अरसलान साहब का जो आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, उसकी इंक्वायरी पे 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान कल्चरल वीक मनाया गया कि कल्चरल वीक मनाते हैं, 2 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ के जस्टिस भगवान दास साहब वहाँ पे चेयरमैन थे और बड़ा हम उनकी इज्जत और ईमानदारी के हम वो करते रहते हैं, वो जब तक 1 करोड़ 70 लाख रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। अच्छा, फिर वजीर आजम हाउस में नए पौधे लगाने हैं जनाब, के पुराने पौधे देख के हमारा दिल भर गया है। नए पौधे लगाए जाए, नए पौधों पर 70 लाख रुपया लगाया गया, या माने सारी वजीर आजम हाउस में लगे हैं। अच्छा, ऐसे विफाकी कबीना का जब इसके पूरे 100 इसकी कबीना की मीटिंग्स होगी तो कहा गया कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि सियासी हुकूमत ने अपनी 100 कबीना की मीटिंग्स की हैं, उस पर जो खर्चा किया है वो 2 करोड़ और 20 लाख रुपए पब्लिसिटी पे किया गया है।
एक पेट्रोलियम हाउस बनाया गया या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, आप वही बात प्रेसेस की कर रहे थे, पेट्रोलियम के पैसे, उस पर 10 करोड़ रुपया उसके फर्नीचर और उसकी आराइश पे लगाया गया एक पेट्रोलियम हाउस बनाने के लिए। ये नहीं तमीर करने के लिए नहीं है, उसका फर्नीचर और उसकी आराइश के लिए, उसके फिक्सर के लिए उस पर 10 करोड़ रुपया इन्होंने आके खर्च किया है। ये सरकारी अफसर साहब थे मुसद्दक खान साहब, हाँ, उनका इलाज हुआ, उन्होंने आके 61 लाख रुपया कैश में लेके गए इनसे कि मैंने इलाज कराना। ग्रेड 21 के अफसर थे और रिटायर थे। एक उन पे एक यहाँ पे सिंध के चीफ सेक्रेटरी साहब रहे असलम सजनानी साहब, हाँ, उन्होंने अपने बरूने मुल्क इलाज के लिए 20 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ पे आके कैश लिया। अच्छा, आपको याद होगा तहरुल कादरी साहब जब आए थे यहाँ पे लॉन्ग मार्च करने आए थे, इस्लामाबाद में चढ़ाई फरमाई थी, उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बुलाई गई थी, उनका खर्च हुआ है वो 15.5 करोड़ रुपया हुआ है। तो तहरुल कादरी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे उनके फॉलोअर से, मेहरबानी फरमा के ये 15.5 करोड़ रुपए का बिल तो भेज दें जो आपके लोगों को काबू में रखने के लिए यहाँ पे हुआ था। दिया गया था। क्लासेस साहब जहाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे ब्रेक लेनी है क्लासेस साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और भी खबरें, बाकी नाम भी पूछते हैं आपसे, बाकी नाम भी आपसे पूछते हैं कि कौन रह गया है जिसने अवाम का पैसा नहीं खाया। एक ब्रेक के बाद के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, इसका मतलब चीफ जस्टिस बिल्कुल ठीक कहते थे कि जितनी भी ईंटें उठाओ हर ईंट के नीचे से करप्शन मिलेगी। कोई आपके पास ऐसा नाम भी है जिसने आवाम का पैसा ना खाया हो? वो शाहजहा, वो नाम तो अभी 2-4 रह गए हैं, अगर मुझे आप इजाजत दें तो वो पढ़ लूं कि पैसा कहां पे किया है। एक जनाब, हम बार बार बिजली का रोना रोते हैं, बिजली नहीं है। वापडा ने अपनी पब्लिसिटी पे कि हम कितने अच्छे लोग हैं, फलां फलां, 1 अरब रुपया खर्च किया है। 1 बिलियन रुपीज वापडा ने अपनी पब्लिसिटी के लिए खर्च किया है। एक तो ये इसमें नई चीज, इसमें वो भी शामिल है कि बिजली के बल्ब बुझा के रखे हैं जो चेहरे हमें नजर आते थे। जी बिल्कुल, सब कुछ शामिल है। 1 अरब रुपया 1 साल में पब्लिसिटी पे खर्च। जैसे मैंने कहा, पेट्रोलियम हाउस बनाने के लिए उसका फर्नीचर खरीदने पे 10 करोड़ रुपया लगाया गया है, उसकी रेनोवेशन पे। ऐसे वापडा ने 1 अरब रुपया लगा दिया अपनी पब्लिसिटी पे। आपके हमारे बिलों में से, आपके पैसों से रोजाना हमारी बिजली बढ़ रही है, उसका बिल बढ़े। अच्छा, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने एक सीक्रेट एजेंसी के सरबराह को 60 करोड़ रुपए की अदायगी की। उनके जिम्मे कोई मिशन लगाया गया था, अब ये नहीं पता वो मिशन क्या था, उसके लिए 60 करोड़ रुपए उनको दिए गए। ये लें, जिसका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आप कह रहे हैं सीक्रेट फंड बंद हो गए, हरगज बंद नहीं है, वो चल रहे हैं। एक बात। अच्छा, इसमें एक और बड़ी एक अहम चीज है, नैब के अफसरों को 6.5 करोड़ रुपए की अदायगियां की हैं कि आपने लोगों से पैसा लिया, ये 6.5 करोड़ रुपये आप ले लें। नैब एक बहुत बड़ा करप्शन का इदारा खुद बन चुका है। लोगों को प्रोसिक्यूट करने के बजाय, ट्रायल करने के बजाय, इन लोगों की उनको डरा धमका के प्ली बारगेन की लेके जाते हैं ताकि उनसे पैसा रिकवर करें। इनको 25% इनको माल मिलता है उसमें से। इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों को सजाएं मिलना बंद हो गई हैं कि आप उससे पैसे लेते, क्योंकि नैब के अफसरों ने एक लीगलाइज किस्म का करप्शन का तरीका सोच लिया है। पैसे निकालो, उनसे लो, प्ली बारगेन करो, अपना शेयर ले लो। 6.5 करोड़ रुपए की उनको अदायगियां की गई। सो ये वो पैसे हैं जो मैंने कुछ उसमें इकट्ठे किए। कल कुछ मजीद आपके साथ भी इससे रिलेटेड शेयर करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर पाकिस्तानी कौम को, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया को और हमारे पॉलिटिशियंस को एक मूव चलानी चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट्स मैंने आपको बताई हैं शाजिया, इनका पूरी डिटेल पेश की गई है यहाँ पार्लियामेंट के सामने। जब तक पार्लियामेंट इनकी अप्रूवल नहीं देगी, ये गैर कानूनी अखराजात समझे जाएंगे। मेरा ख्याल इस पे तहरीक चलनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने जाके जाती मेडिकल वहां पे अपने चचा के, अपने भाई के या अपनी बहन के अपने इलाज करवाए हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए, ये पैसे उनसे वापस होने चाहिए। और जहां पे गैर जरूरी अखराजात किए गए हैं तो मेरा ख्याल उनका एहसाब होना चाहिए। इन सब पर एक्शन लेकर, तहरीक चलाकर इस पैसे को वापस लाया जा सकता है क्लासेस साहब? वापस तो बिल्कुल लाया जा सकता है कि अगर ये वहां पे पार्लियामेंट कल को ये अप्रूव मत करे, ये जो वहां पे डिटेल्स पेश की हैं, अगर पूरी की पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो, लेकिन ये नहीं खड़ी होगी, ये बता दूं मैं आपके कि वही लोग हैं जो जना मुशर्रफ के दौर में, ऐसे उनकी लिस्ट किसी वक्त मैं शेयर करूंगा, जना मुशर्रफ के दौर में किन किन लोगों के इस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड हुए थे। इसकी एक मैं कैलकुलेशन कर रहा था, अगर ये सारा पैसा जो 4-5 लोगों पर बैरून मुल्क ट्रीटमेंट पर लगा है, आपका 100 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है इन पैसों से जो 4-5 लोगों पे अखराजात हुए हैं। इससे एक और सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर भी सामने आती है शाजिया, कि आप देख लें कि इन लोगों ने 5 साल रूल किया, चाहे पंजाब में किया हो या यहाँ पे किया हो, एक हाई टेक, एक मॉडर्न हॉस्पिटल नहीं बना सके कि आप जहाँ पे इलाज करवाएं, अपना भी करवाएं, कुछ लोगों का भी करवाएं, आपको फिर भी लंदन, अमेरिका या फिर यहाँ जाना पड़ता है। जो उनकी प्रायोरिटी इन 5 साल में कुछ नहीं कर सके, एक भी हॉस्पिटल नहीं है इस मुल्क में। वो कहते हैं ना मसफी, हम समझते थे कि होगा कोई जख्म,
तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। मेरे पास भी एक ऐसी स्टोरी है। ये आसिफ हाशमी साहब के हवाले से FIA ने उनको बुलाया है। एक डील थी DHA के साथ, और प्रीवियसली डील ये थी कि जो जमीन दी गई थी, यहाँ 2 गांव हैं उनमें, तो उसमें से 33% जो डेवलप्ड प्लॉट्स हैं वो मिलने थे ETPB को, जो कि वैक्यू ट्रस्ट है। मगर इन्होंने आके उसको रिवाइज किया और रिवाइज करके क्लासरा साहब 25% कर दिया, और FIA का कहना है कि इससे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने एक जवाब तो दिया, मगर वो खुद दुबई में है। तौकीर सादिक साहब भी वहीं माशाल्लाह रिहाइश पजीर है। तो इससे पहले कोई 1 हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एक और डील की थी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ कि जी उन्हें जमीन दी गई है माइनॉरिटीज की वेलफेयर के लिए। आप तो जानते ही हैं यहाँ हमारी मेजॉरिटी की वेलफेयर कितनी हो रही है, तो माइनॉरिटी की कितनी होगी। बहरहाल वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की, उन्होंने ये तकरीबन कोई 1,000 मिलियन के करीब ये पैसे रिकवर किए। तो ये यूं लगता है कि जूं हम पीछे खोलेंगे पिछला क्लासरा साहब ये खाता, तो बहुत से नाम आएंगे। और ये जो हम अर्ज करते हैं कि बड़ा बोरान है, बोरान ये खुद हैं। तो कहते हैं ना कि वो काजी साहब, जी अगर मुझे थोड़ा सा इस पर इजाजत दें, आप मेरा ख्याल है आसिफ हाशमी साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। 1 अरब रुपया बड़ी मामूली अमाउंट है उनके लिए। ये केस एक ही सामने आया है खास जी, ये बहुत मामूली अमाउंट है। ये उनकी आप इंसल्ट कर रहे हैं। मैं आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इस पर आपको तौहीन अदालत का, अपनी तौहीन का नोटिस भी भेज सकते हैं कि आपने मुझे कहा कि मेरे ऊपर 1 अरब का इल्जाम है। जितनी करप्शन मैं समझता हूँ, आसिफ हाशमी साहब ने यहाँ पे 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई करके, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, हम मतलब टीवी पे कह रहे हैं, जिन्होंने करप्शन के पाकिस्तान में रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए। हाशमी साहब का इन गिलानी साहब के साथ मिलकर एवाक्यू बोर्ड ट्रस्ट में मैसिव किस्म की चीजें की गई। एक इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उस वक्त यहाँ पे ये चेयरमैन इसके थे वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन के अमजद नून साहब, कभी उनसे मुलाकात हो तो उनसे डिटेल पूछें। उनको वजीर आजम गिलानी साहब ने बुलाया अपने उसमें अपने दफ्तर में बुलाया। उनको कहा कि आपने एक इंक्वायरी फरमाई है इनके खिलाफ, आसिफ हाशमी साहब के खिलाफ, आप उसको डंप कर दें। उन्होंने उस पर रजिस्ट है। उन्होंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, इसमें करोड़ों अरबों रुपए के घपले किए गए। बल्कि आपको याद होगा इन्होंने सिखों का गुरुद्वारा बेच डाला था, जिस पे इंडियन पार्लियामेंट में बड़ा रोला पड़ गया था कि पाकिस्तान जो है अपने माइनॉरिटीज के गुरुद्वारे बेच रहा है, और दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशन उस पर खराब होने पे उस पर तुल गए थे। तो उन्होंने कहा, गिलानी साहब ने दबाव डाला बकायदा अमजद नून पे कि जनाब आपने जो ये प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई है, जिसकी कापी मेरे पास पड़ी हुई है, एक अच्छी खासी मोटी तगड़ी कापी है, इसको डंप कर दें, खत्म कर दें। उन्होंने रेजिस्ट किया। खैर आपस में तल्लुकात उनके अच्छे नहीं रहे। तो जो लास्ट उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब उठ के जाने लगे अमजद नून साहब, तो उनको गिलानी साहब कहते हैं कि आप ये सामने वाले दरवाजे से वापस ना जाएं, पिछले दरवाजे से जाएं, क्योंकि दूसरे कमरे में हाशमी साहब बैठे हैं, अगर उन्होंने आपको देख लिया वो नाराज हो जाएंगे। ये बाकायदा मैं आपको हरसद मौत बता रहा हूँ। ये आसिफ हाशमी साहब की शान में आपने गुस्ताखी की 1 अरब की। कौन सा ठेका होगा, कौन सी जमीन होगी, जिन्होंने गुरुद्वारे बेच दी है, उसके बाद क्या रह जाता है? अब इसमें वो तो फिल्दी रिच आदमी है। नहीं वो तो ये तो, मगर बात ये है कि इसका मतलब ये है कि ये वसाइल का इशू नहीं है। ये जो मसाइल हैं, ये वसाइल की कमी की वजह से नहीं है। ये मसाइल इसलिए हैं कि ये वसाइल आपने जो है अपने पर लगा रहे हैं, और ये क्लास का अपना क्राइसिस है। वही क्राइसिस इस मुल्क का क्राइसिस है। अब इससे हम निकल पाते हैं। क्लास है जो सब खेल रही है और नीचे आवाम जो है वो बिल्कुल कुचले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं शादी। मैंने एक स्टोरी आज, एक तो मैं वो बाद में आपको उस शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी ज़िंदगी में 4 जापानी बादशाहों को का इक़्तिदार देखा और 61 वज़ीर आज़म का। मगर उससे पहले मैं उर्दगान की बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है तुर्की में। आज उर्दगान का एक बयान आया है कि ये जो मूवमेंट है इसे हम कुचल के रख देंगे, और साथ ही उन्होंने एक कॉल दी अपनी पार्टी को कि जी आप भी ज़रा मैदान में उतर के हैं। 3 दफ़ा वो इलेक्ट हो चुके हैं। बड़ी ये एक सबक आमोज सी कहानी है जो हमारे करीब ही डेवलप हो रही है, या यूरोप में जो एक वाहिद इस्लामी मुल्क है, या चंद एक जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें से एक वहाँ। अब जो मुजाहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, और अभी 5000 के करीब लोग उस तकसीम स्क्वायर में बैठे हुए हैं। और ये अच्छा, अब चूंकि ये 3 दफ़ा बादशाह सलामत तो रह चुके हैं, तकरीबन इसी तरह का स्टेटस बना लिया, वो अपने आप को कमाल अतातुर्क से बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। तो अब ये है कि मैं ये सोच रहा था कि अब उनके खिलाफ उनकी पार्टी में भी एक बगावत का उनसर आ गया। जो अब्दुल्ला गुल हैं वो भी थोड़ी सी मुखालफत कर रहे हैं। मगर ये जो हम कहानी पढ़ा करते थे, आपको याद होगा कि जो एक सीजर बादशाह के पीछे एक गुलाम होता था, उस गुलाम की ड्यूटी होती थी कि वो सिर्फ एक फिक्रा बोलता था कि आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। बहुत देर इक़्तिदार में रहने के बाद व्हेन इट गोज इनटू योर हेड, हालांकि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, मगर
3 दफा मुसलसल रहे हैं और अब ये इनको इस नई रियलिटी से ये कोप नहीं कर पा रहे। तो इसमें बड़ा सबक ये है कि इन्होंने IMF की बड़ी खिदमत की, इन्होंने जो है पूरा जो अमेरिका और उसकी पॉलिसी जो है उन पे हमेशा सरे तस्लीम काम किया। आज वो सारे इनको अबंडन कर चुके हैं अपनी आवाम से, और मगर अब ये जो इनका जो चेंज स्टेटस है उससे ये ग्रैपल नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो द मैन ऑन द टॉप इज अ वेरी लोनली पर्सन, कि जब हुक्मरान होता है तो उसके करीब कोई सच नहीं बोलता, जो सच बोलता है वो उठा के बाहर फेंक देता है, वो अकेला होता है तो उसके करीब और फिर तो ये एक स्टोरी डेवलप मैंने इसलिए इसको इसी में शामिल किया कि ये हुक्मरानी जो है बाज़ औक़ात आपको किन मकामात पर ले जाती है। और ये तुर्की की जो मूवमेंट है, अगर इन्होंने इसको क्रश करने की कोशिश की तो मुमकिन है ये और बढ़ के और यहाँ किश्त खून भी हो, जो अगर इनकी पार्टी के अंदर एक मौसर बगावत हो जाती है जिसका हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो वो उनकी पार्टी के जो एक अहम आदमी हैं तुर्की में, उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक रेफरेंडम करवा लें कि यहाँ इसका आप प्लाजा ना बनाएं, आप ये जो पार्क है इसकी जो इसको आप इसकी ओरिजिनल रहने दें और जो उसकी रवायती शक्ल है इसको खत्म ना करें। एक स्टोरी डेवलप। आगे बढ़ते हैं। क्लासर साहब, इस्लामाबाद से क्या इत्तलात हैं? नवाब अकबर भुट्टी कत्ल केस में बलूचिस्तान क्राइम ब्रांच की जो स्पेशल टीम है परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी है, वारंट भी जारी हो चुके हैं, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? मेरा तो ये ख्याल है कि हम इसको देख रहे हैं कि शायद मुशर्रफ साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, ऑलरेडी वो भी उसमें गिरफ्तार ही उनको ये समझा जा रहा है। लेकिन जो बहुत सारे यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वो ये समझते हैं मुशर्रफ साहब अपनी आज़ादी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। दो जो मेन केसेस थे, जो बड़े केसेस थे, मैं समझता हूँ वो था उन पे ये जस्टिस को डिटेन करने का उनको था कि उन्होंने जजेस को 3 नवंबर के बाद घरों में नज़रबंद रखा बड़े अरसे तक। एक उन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो वो था और उसमें उनकी जमानत हो चुकी है। दूसरा उन पर बेनजीर भुट्टो के ये कत्ल में उनकी ये कोलैबोरेशन का इल्ज़ाम था, उसमें भी उनकी जमानत हो चुकी है। तीसरा केस अकबर ये भुट्टी साहब वाला है, इसमें भी लग यही रहा है जो केस में लूप होल जाए कि उनको उसमें भी जमानत मिल जाएगी। उसकी रीज़न ये कि उनके वकीलों ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक नुकता उठाया है जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के। वो कहते हैं पहले हमें वो जगह तो दिखा दें, हमें उसको आइडेंटिफाई तो कर दें जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, अकबर भुट्टी साहब मारे गए थे या खुदकशी की या कत्ल किया वट एवर, सो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही जो उनकी प्रोसिक्यूशन है। यहाँ पर रोकूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासर साहब, इस केस में भी लग रहा है नवाब अकबर भुट्टी कत्ल केस में कि मुशर्रफ की जमानत हो जाएगी? जी बिल्कुल शाहजहा, जो मेन बड़े केसेस थे जिनके एविडेंसेस ज़्यादा पावरफुल थे, अगर अकबर भुट्टी केस देखे तो उसमें जनरल मुशर्रफ के वकीलों के पास खासी ये गुंजाइश मौजूद है कि वो उनको बता सके कि जनरल साहब ने अगर कोई आर्डर दिए भी थे, एक तो वर्बल आर्डर थे, मेरा नहीं ख्याल कि जनरल साहब ने कोई रिटर्न आर्डर दिए होंगे जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। किन लोगों को उन्होंने दिए, वहाँ के कोर कमांडर को दिया, कोर कमांडर ने आगे फर्दर अपने कोई उनके कमांडर होंगे एरियाज के उनके दिए, कौन से फौजी के, ये लंबी एक डिटेल है। जो वकील जो है उनके, वो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर उनको कोई इतनी ज़्यादा पकड़ाई देंगे अदालत को। जो असल केसेस थे अगर उनमें उनकी जमानत हो सके, सबसे मेन केस है जजेस का ये डिटेंशन केस, वो मैं समझता हूँ बड़ा केस था। अगर जनरल साहब की अगर जमानत में प्रॉब्लम होते तो उस केस में हो सकते थे। अगर बेनजीर भुट्टो जिसमें वो बार बार कहते थे, उनके लिंक्स भी हैं, उनमें बहुत सारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, खालिद कुरैशी साहब दावा करते थे मेरे पास बड़े सबूत हैं, अदालत ने उन सबूतों को एक तरफ रख के जमानत दे। या तो एक ब्रॉडर जिसकी हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग हुई है, डील हुई है जिसमें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है और जो मौजूदा रूलर्स हैं हमारे नवाज शरीफ साहब ये भी शामिल है, एक डील हो चुकी है, उसके बाद ही उनकी जमानतें होना शुरू हो गए। ये लास्ट केस है, मुझे तो ये लग रहा है, पता नहीं काजी साहब का क्या टेक है इस पे कि जनरल मुशर्रफ साहब कोई जहाज तैयार खड़ा है मुशर्रफ को यहाँ के उनकी रवानगी के लिए? नहीं, वो नहीं जाएंगे। नहीं, अगर जनरल साहब ने जहाज लेके जाना होता मेरा ख्याल है तो वो नवाज शरीफ साहब के पहले आने से चले जाते। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, 2-3 दफा उनको पेशकश की गई है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी की है, सऊदीज ने भी की है कि आप ये नवाज शरीफ साहब के आने से पहले चले जाएं ताकि आपके लिए मुश्किलात भी ना हो, मियाँ साहब के लिए ना हो। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया है कि अगर मैं अपने केसेस को यहीं छोड़ के चला गया तो मुझे एक तरह का बुज़दिल समझा जाएगा, मैं इन केसेस को डील करके जाऊंगा। और अगली बात, अगर जनरल मुशर्रफ साहब की जमानतें हो जाती हैं फिर उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने की मेरा ख्याल है एज सच जरूरत नहीं रहेगी। ये हो सकता है कि 2-3 महीने पाकिस्तान में रह के, जैसे ऐवान सदर से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 3-4 महीने पाकिस्तान में रह के फिर चले गए थे, ये भी मुमकिन है जब उनकी जमानत हो जाए 2-3 महीने अभी वहीं पर रहें, लोगों से मुलाकातें करें, कुछ टीवी इंटरव्यूज वगैरह दें, तो फिर 2-3 महीने बाद किसी बहाने से पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ये मुमकिन है। लेकिन मुझे लगता है इस केस में जो आखिरी केस है उन पर तो जनरल साहब की जमानत हो जाएगी एंड सून ही वुड बी फ्री मैन। ठीक है,
मेरे ख्याल में यही ख्याल है। अभी खैर हम कुछ कह नहीं सकते, मगर इस मुल्क के बड़े बड़े लोग ये कह चुके हैं, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब भी शामिल हैं, कि शायद उनका जाना ठहर गया कुछ अरसे तक मुमकिन हो। लेकिन देखते हैं, टीम वहाँ पे है और उस टीम की मौजूदगी में जमानत मिलती है या नहीं मिलती, इसके लिए लेट्स कीप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी आज मैं सुबह देख रहा था कि एक दुनिया का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत सबसे तवील उम्र इंसान 116 बरस की उम्र में वो कल चल बसा। जेरोमैन किमूरा उसका नाम है और जापान का 16 साल। अब ये मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि इसने 4 बादशाहतें देखी, 4 जो शहनशाह हैं उनकी जो रजीम है उसको देखा, और 61 जो वज़ीर आज़म जापान के जो हैं उनको उसने भुगता। वैसे जापान में भी हर साल 2-2, 3-3 वज़ीर आज़म हो जाते हैं आजकल, पिछले 12-15 साल। मगर जब इससे ये पूछा गया कि तुम्हारी ज़िंदगी की जो सबसे तवालत की वजह क्या थी, तो उसने बड़ा एक मज़े की बात की। इसने कहा कि जी मैं जो है वो ज़्यादातर वक्त अपने बेड में घर में गुजारता रहा हूँ, और उसके बाद जो है खाने पीने का बहुत कम खाना खाता हूँ। मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कहते कि मैं टेलीविजन पे हर वक्त पार्लिमानी बहसें सुनता रहता था। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि यह भी शायद उसकी जिंदगी की एक राज है, एक तवालत की वजह है। अब उसके बाद जो ओवरटेक किया एक खातून है, और वो भी जापान की रहने वाली है, और उसकी उम्र भी 115 साल है, जो कि अब जिसका एक रिकॉर्ड है। मगर इसमें जो एक है कि इंसान चाहे 116 बरस रहे या कितने बरस रहे, इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से अंदर हो या बाहर हो, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी तो यही होती है। मगर ये एक दिलचस्प स्टोरी थी, तो मैंने सोचा आज अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। 61 प्राइम मिनिस्टर उसने देखे और 4 बादशाहों की रजीम को उसने आउटलिव किया। सही। और यहाँ पर आजकल जो एवरेज है एज की वो 60 से 70 साल बताई इस वक्त जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो जापान का है। हाँ। जो रूस के इनेदाम से पहले ये रूस में था जो हाईएस्ट टच किया, मगर अब वहाँ बहुत बुरी तरह गिरा है। और अब जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वो जापान में नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं जापान नहीं, इसमें आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपके सेहत का सिलसिला, अब तो दुनिया में ये गिर रहे हैं। इवन यूके में जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे आ रही है। और ये जो सारा एक सेहत का निज़ाम हमने एक जो दर्द का व्यापार बना दिया है सेहत को, और ये जो 5 स्टार हॉस्पिटल बन रहे हैं और सरकारी अस्पताल बर्बाद हैं, तो जाहिर है लोग। क्लासेस साहब, एक खबर आपसे पूछनी है। एक बड़ा स्कैंडल आने वाला है पेट्रोलियम के हवाले से, इस बारे में कुछ बताएं हमें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ये केसेस कुछ चल रहे हैं। आपको पता है, जैसे हमने कहा रोज़ाना कोई ना कोई नए स्कैंडल की यहाँ डिटेल आती रहती हैं। अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑडिट किया है कि जो पेट्रोलियम लेवीज़ थी, एल कंपनीज थी, उनको बहुत सारी 317 अरब रुपए के करीब की कोई पेमेंट्स की गई हैं, जिसमें मेजर बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। 4 वज़ीरों के नाम आ रहे हैं, कोई फेडरल सेक्रेटरीज के नाम आ रहे हैं कि इन्होंने जो उनको अदायगियाँ की हैं एल कंपनीज को, वो गैर कानूनी तौर पर की गई हैं। उसमें किसका क्या शेयर है और किसने क्या कुछ किया है। और जो इसमें एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा होने वाली है वो ये है कि इसमें जो फेडरल मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं वो इस वक्त नवाज़ लीग के साथ शामिल हैं इनकी हुकूमत में। और जिन्होंने बजट बनाया है, जिससे ये फेडरल सेक्रेटरी का नाम आ रहा है कि उन्होंने ये पेमेंट्स एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर या पेट्रोलियम सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने रिलीजेस की थी, अप्रूव की थी, वो भी बजट बनाने में शामिल थे। तो इसकी डिटेल्स का हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि जब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है कि 317 अरब रुपए के करीब के पैसे ये कैसे बंदर बांट किए गए, लोगों को जेबों से निकाल के। मेजर एल कंपनी जो थी, जिसमें नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो बहुत बड़ा एक पैसा खाया गया। तो उसका हम डिटेल का इंतजार करेंगे, और जो ही हमारे पास उसकी डिटेल्स आती हैं, जो कि आने वाली हैं, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि इसका ऑडिट हुआ है और 317 अरब रुपए के करीब की इरेगुलर पेमेंट्स का स्कैंडल आने वाला है। ये तो एक कहते हैं ना स्कैंडलिस्तान सा बन गया है। हाँ। वतन अजीज अल्लाह ताला ने अपने पनाह में रखे। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कुछ स्टोरी एक थी किसी बिल्ली के हवाले, वो क्या था? जी हाँ, मगरबी ममालिक में क्लासेस साहब आप भी जानते हैं, कैसे साहब आप भी जानते हैं कि जानवरों के बड़े जो है वहाँ पे हुकूक होते हैं। तो कनाडा की खातून ने अपने घर में एक बिल्ली पाली। वो बिल्ली दिन ब दिन मोटी होती चली गई, तो डॉक्टर्स को उसने दिखाया, लेकिन उस औरत ने उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं की, तो वो इतनी मोटी होगी कि वो हरकत करने से भी कासिर हो गई। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो चल फिर नहीं सकती है, ये बीमार हो जाएगी, तो मजबूरन उसे जहर देकर मारना पड़ा। तो उसकी केयर ना करने पर उस खातून को जेल जाना पड़ा। 1000 रुपया, 1000 पाउंड
उसको जुर्माना अदा किया गया और 30 दिन की उसको कैद की सजा सुनाई गई। तो मैं ये जब खबर पढ़ी थी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर इंसानों के हुकूक नहीं है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता, और वहां पर आप जानवरों के हुकूक का क्लास साहब किस तरह ख्याल रखते? बात सुने, कल मैं खबर देख रहा था क्लासरा साहब के, एक शख्स जिसने पॉइंट आउट किया कि पोलियो के लिए लाए गए फ्रिजेस जो हैं वो कौन चोरी करके ले गए। जब वो चोरी उसने पकड़ी जाके तो उल्टा उसी पे केस डाल दिया, और ये केस जब हाई कोर्ट में आया तो पता चला कि जनाब ये जो बच्चे हमारे मरे हैं, वहां बिल्लियों की आप बात करते हैं, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इंसानों को क्या कहेंगे क्लासरा साहब? यहाँ पे बात ये काजी साहब जो ये कॉलर थे हमारे कनाडा से थे, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ठीक है, मेरा भी हमेशा ये रहता है कि हम रूलिंग एलीट को, वजीरों को, हुक्मरानों को हर वक्त उनको तनकीद करते रहते हैं, और होनी भी चाहिए। जो इस मुल्क में 40 लाख आपके सरकारी अफसर हैं या आपके लोग हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है इस मुल्क को ठीक करने के लिए कि नहीं बनती? जो जिसके लिए उनको तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा मिलता है, वो ठीक काम नहीं करे लोगों की जैसे उनकी शिकायतें हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और पर्सपेक्टिव आ रहा है जहाँ पे, जिसकी बात आप भी उसकी तरफ लेके आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डिलीवरी लेवल है कमज़ोर होता जा रहा है। कल जब तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई तो मैंने तो एक बिग डिसअपॉइंटमेंट देखी है इनमें। आपकी जो सरकारी तबका है और बहुत सारे ईमानदार अफसरों के मुझे मैसेजेस हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तनख्वाह के अलावा। वो कहते हैं कि आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सब चीजें महंगी कर रहे हैं, आप हमारा उसमें रेज ना दे के, हमारे पैसे ना बढ़ा के मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए हम करप्शन करें, पैसा खाएं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अब आपने हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए। सो मैं समझता हूँ कि आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा जहां पे लोग काम नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा फ्रिज चोरी कर गए, ये पोलियो वैक्सीन में इतने बड़े घपले हो रहे हैं जिससे इंसानी जानों से खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आपको इनको इंसेंटिव दे के आप सरकारी मुलाजमीन को इनसे काम पूरा लें, लेकिन उनको पैसे तो दें, वो जिंदा तो रह सकें। इससे मेरा ख्याल सोशो इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान के डिस्टर्ब होंगे। इनको रेज मिलना चाहिए था, इस पर दबाव आना चाहिए हुकूमत पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासेस। अब आज शहंशाह गजल मेहदी हसन की आज पहली बरसी है। वो नाम जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है और आज भी जिंदा है उनका नाम, लता मंगेशकर। जिनका एक नाम है, वो कहती थी कि इनके गले में भगवान जो है वो आज एक और बात जो मैंने आज पढ़ी है मेहदी हसन साहब के बारे में, जब मैं सवेरे ये मुझे पता ये इसकी स्टोरी पे मैं देख रहा था तो एक खत लिखा था मन्ना डे, एक बहुत बड़े गायक इंडिया के, उन्होंने खत लिखा और उन्होंने एक तो टेक्निकल बात की जो मुझे भी ज्यादा समझ नहीं आई, मगर शायद मौसीकी जानने वाले जान लें कि वो कहते हैं कि 5 ठाठ जो हैं मौसीकी के, उनमें से तो बाहर की आवाज़ है कोई मेहदी हसन साहब की, लगता है कि जो 10 ठाठ मतरूका हैं उनमें से है। मगर आखिर में एक उन्होंने फिक्रा लिखा और ये कहते हैं मेहदी हसन साहब ये खत कभी मंजर आम पे लेके नहीं आए। उनका कहना था कि मेहदी हसन साहब का गाना सुन के हमें यूं लगता है कि हम तो सारी जिंदगी घास खोदते रहे। तो एक बहुत बड़ा बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब से कभी किसी ने पूछा कि आपको दुनिया में सबसे सुरीली आवाज किसकी लगती है तो उन्होंने मेहदी हसन साहब का नाम लिया। लता मंगेशकर की ख्वाहिश रह गई कि वो मेहदी हसन के आमने सामने आकर कोई गाना। मेरे ख्याल में जाते जाते खान साहब की क्लासेस आप कुछ कहेंगे, फिर जाते जाते हमें सॉन्ग प्ले करना। नहीं, मैं खुद मुझे एक एजाज़ हासिल रहा है कि मुल्तान में आए थे किसी उसमें महफिल में, कोई घर की महफिल थी, तो मेरे दोस्त थे अंजुम काजमी साहब, तो वो मुझे साथ ले गए थे। तो मुझे तो आज तक याद है मुल्तान की, उनको बैठ के हमें आमने सामने मैंने उनकी गज़लें बड़ी रात देर तक सुनी हुई हैं। और जिस तरह वो अपने बेटे को और जो उनके साथ उस पे होते थे संगत वगैरह पर डांटते थे, वो उनकी डांट मुझे नहीं भूलती, बहुत वो जीरो टॉलरेंस था उनमें। कहीं पे भी छोटी सी अगर जाते जाते एक लाइन सुन ले ताकि हमारी सुबह जरा खुशगवार हो जाए। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब हमें प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया.tv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते सुरीली आवाज में सुरीला सा गाना। जाता है जंजीर पर भी किया जाता है।